नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि असम से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचेंगी। सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से वो उड़ान भरेंगे और तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर हैं राष्ट्रपति मुर्मू। तो भारत की ओर से दुश्मन देशों को कड़ा संदेश जाएगा। तेजपुर एयरफोर्स बेस 4 विदेशी सीमाओं से घिरा हुआ है। तो अहम खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू असम के दौरे पर हैं, जहां आज राष्ट्रपति मुर्मू तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन का दौरा करेंगी और सुखोई C-30 MKI फाइटर जेट में वो उड़ान भरेंगे। आपको बता दें कि तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर होने के नाते उन्हें सेना की ताकतों, हथियारों और नीतियों से अवगत कराया जाता है। और वहीं राष्ट्रपति मुर्मू से पहले पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल और रामनाथ कोविंद वायुसेना के फाइटर जेट्स में उड़ान भर चुके हैं। साथ ही साथ आपको बताते चले कि इस वक्त भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश को लेकर टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है। ऐसे में सुखोई विमान से उड़ान भरना भारत की तरफ से दुश्मन देशों को कड़ा संदेश देने की कोशिश है। तेजपुर एयरफोर्स बेस 4 विदेशी सीमाओं से घिरा हुआ है। चीन, म्यांमार, बांग्लादेश और भूटान से ये देश की सुरक्षा करता है। और राष्ट्रपति के बाद अब बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन की। जी हां, दक्षिण भारत और तेलंगाना तमिलनाडु के दौरे पर आज पीएम मोदी रहेंगे। आज हैदराबाद, तेलंगाना को पीएम बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। सिकंदराबाद, तिरुपति वंदे भारत को आज पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम मोदी परेड ग्राउंड में जनसभा को भी संबोधित करेंगे और साथ ही साथ तेलंगाना को 11,300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। 720 करोड़ की रुपए की लागत से तैयार होगा सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन। विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस होगा सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे और तेलंगाना में 11,300 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। साथ ही पीएम मोदी हैदराबाद के दौरे के दौरान परेड ग्राउंड में एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि तेलंगाना के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास 720 करोड़ की रुपए की लागत से किया जाएगा और इसकी योजना इस तरह से बनाई जा रही है कि ये विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस एक बहुत ही सुंदर रेलवे स्टेशन के रूप में नजर आएगा। वहीं तेलंगाना के दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के दौरे पर भी जाएंगे, जहां वो दोपहर बाद करीब 3 बजे चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन फेज 1 का उद्घाटन करेंगे। इसे 1260 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। फिर प्रधानमंत्री शाम 4 बजे MGR चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर एक समारोह में चेन्नई कोयम्बटूर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। कार्यक्रम के दौरान वो अन्य रेल परियोजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ भी करेंगे। और बात कर्नाटक विधानसभा चुनाव की। कर्नाटक विधानसभा चुनाव पर बीजेपी का मंथन लगातार जारी है और आज कर्नाटक बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में सुबह 10:30 बजे ये बैठक होगी। बीजेपी उम्मीदवारों के नामों पर फैसला जल्द होगा। संगठन महामंत्री BL संतोष, कर्नाटक प्रभारी अरुण सिंह इसमें शामिल होंगे। कर्नाटक के पूर्व CM येदियुरप्पा, धर्मेंद्र प्रधान भी इस दौरान मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ बीजेपी के कई बड़े नेता भी शामिल होंगे। तो कर्नाटक चुनाव सिर पर है। चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है, लेकिन अभी तक सत्ताधारी बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है। बताया जा रहा है कि उम्मीदवार तय करने के लिए आज सुबह 10:30 बजे कर्नाटक बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है, जहां इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, संगठन महामंत्री BL संतोष, कर्नाटक प्रभारी अरुण सिंह, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री येदियुरप्पा, धर्मेंद्र प्रधान और बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल होंगे। हालांकि सूत्रों के हवाले से कहा यह जा रहा है कि इस बैठक में मुख्यमंत्री कर्नाटक के बसवराज बोम्मई और वरिष्ठ नेता BS येदियुरप्पा भी मौजूद रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के शीर्ष नेताओं की तरफ से चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची तय करने की संभावना है। हालांकि इस लंबी मैराथन बैठक में केंद्रीय चुनाव समिति में नामों पर चर्चा से पहले उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम स्क्रूटनी की जाएगी। और बात लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे। अगर उनके प्रयागराज कार्यक्रम की हम बात करें तो सुबह 11:50 पर ओम बिरला प्रयागराज के बमरोली एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से वो मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट के लिए रवाना होंगे। फिर दोपहर करीब 12:30 बजे इंस्टीट्यूट परिसर में वो पहुंचेंगे और करीब 2 बजे तक दीक्षांत समारोह में मौजूद रहेंगे। फिर यहां से निकलकर कुछ देर के लिए सर्किट हाउस जाएंगे और वहीं दोपहर 3:55 पर प्रयागराज से नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे।
और गोरखपुर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी का आज से 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा है और 1300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की वो सौगात देंगे और साथ ही साथ आपको बता दें कि 333.85 करोड़ रुपए के 56 विकास कार्यों का भी लोकार्पण होगा। साथ ही साथ 711.81 करोड़ रुपए के 202 विकास कार्यों का शिलान्यास इसमें शामिल है और साथ ही साथ सभी विधानसभा क्षेत्र में होने वाले विकास कार्य भी इसमें शामिल है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर आज गोरखपुर आएंगे और वो यहां पर 2 दिवसीय दौरे के दौरान कई करोड़ रुपए की सौगात गोरखपुर के लोगों को देंगे। आपको बता दें कि निकाय चुनाव के पहले सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के लोगों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सीएम योगी के कार्यक्रम को लेकर बैठक भी की और वहीं अगले दिन रविवार को खाद कारखाना के मैदान से वो विकास परियोजनाओं की ये सौगात जिले के लोगों को देंगे। इनमें कई करोड़ रुपए के 56 विकास कार्यों का लोकार्पण और साथ ही साथ कई करोड़ रुपए के 202 विकास कार्यों का शिलान्यास शामिल है। आपको बता दें कि गोरखनाथ में एक और 2 लेन ओवर ब्रिज और पैडलेगंज फ्राक गोरखपुरी चौक 4 लेन का शिलान्यास होगा। और एक और अहम खबर, यूपीपीसीएस 2022 का फाइनल रिजल्ट घोषित हो चुका है। टॉप 3 स्थानों पर लड़कियों ने बाजी मारी है। जी हां, आगरा की दिव्या सिकरवार ने टॉप किया है और साथ ही साथ लखनऊ की प्रतीक्षा पांडे दूसरे स्थान पर रही है। बुलंदशहर की नर्मदा सिंह ने तीसरी रैंक हासिल की है। सीएम योगी ने सफल छात्रों को बधाई दी है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीसीएस 2022 का रिजल्ट घोषित हो गया है। इस परीक्षा में 364 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। आगरा की दिव्या सिकरवार ने इस परीक्षा में टॉप किया है। यूपीपीसीएस 2022 में 1071 अभ्यर्थियों ने मुख्य परीक्षा दी थी और जिसमें से पहले 3 स्थान पर लड़कियों ने बाजी मारी है। बता दें कि टॉप 10 में से 8 लड़कियां हैं और वहीं टॉप 20 में 12 बेटियों ने सफलता हासिल की है। चयनित 39 एसडीएम में 19 महिलाएं हैं जबकि एसपी के लिए 26 महिलाओं का चयन किया गया है। उत्तर प्रदेश के 67 जिलों से कुल सफल अभ्यर्थियों में से 110 बेटियों ने बाजी मारी है। लखनऊ की प्रतीक्षा पांडे दूसरे और बुलंदशहर की नर्मदा सिंह तीसरे नंबर पर रही है। गोड्डा के संदीप तिवारी ने 10वां स्थान हासिल किया है और वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2022 की परीक्षा का परिणाम घोषित किया और अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सफल अभ्यर्थियों को बधाई और साथ ही साथ शुभकामनाएं दी है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का अयोध्या दौरा। अयोध्या में रामलला के वो दर्शन करेंगे और सीएम बनने के बाद पहली बार अयोध्या जाएंगे। राम मंदिर के निर्माण स्थल का भी निरीक्षण करेंगे। लक्ष्मण किला मंदिर में संतों का भी आशीर्वाद लेंगे। तो महाराष्ट्र के सीएम है एकनाथ शिंदे जो आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे अपने 40 विधायकों के साथ अयोध्या आएंगे। वहीं सीएम बनने के बाद पहली बार एकनाथ शिंदे भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। सीएम एकनाथ शिंदे और उनके सांसद बेटे श्रीकांत शिंदे ने मुंबई से सटे ठाणे रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर अपने कार्यकर्ताओं को अयोध्या के लिए रवाना किया है। आपको बता दें कि सीएम शिंदे आखिरी बार 3 साल पहले अयोध्या तत्कालीन शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ आए थे और ऐसे में कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री द्वारा तैयार कार्यक्रम में रामलला, हनुमानगढ़ी दर्शन पूजन, राम मंदिर के निर्माण स्थल का निरीक्षण, आरती और लक्ष्मण किला मंदिर में संतों का आशीर्वाद लेना शामिल है। एकनाथ शिंदे शाम को सरयू आरती करने के बाद वापस मुंबई लौट जाएंगे। और अब बात कांग्रेस नेता राहुल गांधी की। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने के मामले में देश भर में कांग्रेस का विरोध लगातार जारी है। वहीं राजस्थान के जयपुर में भी कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं और केंद्र सरकार का पुतला फूंक रहे हैं। ऐसे में हर दिन अलग अलग तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। वहीं प्रदर्शन में कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनीता गठाला ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ बदले की भावना से काम कर रही है। और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। आपको बता दें कि पीवीसी बाजार में प्लास्टिक के गोदाम में आग लग गई है। जी हां, मौके पर दमकल विभाग की 25 गाड़ियां मौजूद हैं, लेकिन अभी तक गनीमत यह है कि किसी के भी हताहत होने की जानकारी नहीं है। तो बड़ी खबर, अहम खबर, मौके पर फिलहाल दमकल विभाग की 25 गाड़ियां मौजूद हैं। और देखिए दिल्ली से ये अहम खबर, जहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि आग कितनी भीषण है, लेकिन अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। तो टिकरी पीवीसी बाजार है ये, जहां पर प्लास्टिक का ये गोदाम था और इस प्लास्टिक के गोदाम में अचानक से भीषण आग लग गई। फिलहाल आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत यहां पर की जा रही है। और देखिए 25 गाड़ियां दमकल विभाग की यहां पर मौजूद हैं। जैसे आग फैली तुरंत दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई और 25 गाड़ियां मौके पर पहुंची यहां पर, लेकिन आग की लपटों को देखकर और इस धुएं के गुबार को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भीषण थी। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है। तो प्लास्टिक का ये गोदाम है
जो बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये प्लास्टिक का गोदाम था जिसमें ये भीषण आग लगी है। फिलहाल कड़ी मशक्कत करके इस आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। चलते आग जल्दी फैल रही थी। मौके की ग्रेविटी को देखते हुए इस आग को मीडियम कैटेगरी का घोषित किया गया है। टोटल 26 गाड़ियां यहाँ फायर पे काम कर रही हैं। एज सच अभी कोई जान माल की अभी कोई सूचना नहीं है, फिर भी इसको जब जाने से पहले हम लोग पूरा चेक करेंगे। आसपास पब्लिक से पता किया है, किसी के अंदर हताहत होने का कोई चांस नहीं है। क्या चीज है सर इसमें आग लगी है? ये सारा प्लास्टिक वेस्ट है, उनके ढेर हैं ये, और तेज हवा चलने के कारण ये आग जल्दी से फैली है। इसमें सिचुएशन कंट्रोल है। आगे आग फैले नहीं, उस हिसाब से हम लोगों ने 3 जगह से इसमें ब्रांचेज लगाई हुई थी, तो फैलने के चांस कम है। बाकी जैसा ही है, क्योंकि प्लास्टिक की आग है, थोड़ा टाइम लगेगा इसको बुझने में। और चलिए बढ़ते हैं आगे। खालिस्तान की मांग करने वाले कट्टरपंथी अमृतपाल को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस ने अपना पहरा बढ़ा दिया है। वहीं पंजाब पुलिस के सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल की गिरफ्तारी बहुत जल्द होगी। पंजाब में किसी तरीके की स्थिति बेकाबू न हो, इसके लिए बाकायदा पंजाब में पुलिस कर्मियों की छुट्टियों को भी रद्द कर दिया गया है। 14 अप्रैल तक पुलिस की छुट्टियों के रद्द किए जाने से अनुमान लगाया जा रहा है कि पंजाब पुलिस ऑपरेशन 14 अप्रैल को अमृतपाल की हर हाल में गिरफ्तारी कर लेगी। और वहीं सूत्रों के मुताबिक ये गिरफ्तारी पाकिस्तान जा रहे श्रद्धालुओं के उस दस्ते के दौरान हो सकती है जिसमें अमृतपाल भी भेष बदलकर पाकिस्तान जाने की फिराक में लगा हुआ है। फिलहाल अमृतपाल की गिरफ्तारी के मामले में गृह मंत्रालय भी पंजाब पुलिस से लगातार संपर्क में है। आपको बता दें कि अमृतपाल को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार दबिश दे रही है। और चलिए बढ़ते आगे और बात कर लेते हैं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की। असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत के पहले आतंकवादी का नाम नाथूराम गोडसे है। देश का पहला आतंकी ने गांधी जी को मारा। गांधी जी की तस्वीर लेकर घूम रहे हैं लोग, और ये लोग कौन है और ये कैसी पुलिस है जो चुप बैठी हुई है। तो आईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने नाथूराम गोडसे के मुद्दे पर आपको बता दें कि बीजेपी पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा कि भारत के पहले आतंकवादी का नाम नाथूराम गोडसे है जिसने गांधी जी को मारा, और उसकी फोटो लेकर हैदराबाद में लोग घूम रहे हैं। ये लोग कौन है और ये कैसी पुलिस है जो चुप बैठी हुई है। अगर कोई ओसामा बिन लादेन का फोटो लेकर घूमता तो पुलिस उसके घर के दरवाजे को तोड़ देती। बताने की बीजेपी से निलंबित चल रहे विधायक टी राजा सिंह की अगुवाई में हैदराबाद में 30 मार्च को रामनवमी के अवसर पर एक शोभा यात्रा निकाली गई थी। जुलूस में नाथूराम गोडसे की तस्वीर भी देखी गई थी। शोभा यात्रा हैदराबाद के सीताराम बाग मंदिर से शुरू हुई थी और टी राजा सिंह के विधानसभा क्षेत्र गोशा महल के कई इलाकों से होकर गुजरी थी। और बात कोरोना की। कोरोना से निपटने की तैयारियां लगातार तेज होती चली जा रही हैं। पूरे देश में कोरोना को लेकर मॉक ड्रिल की जाएगी। सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने दिए निर्देश, और देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में देश में कोरोना के संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को सतर्कता बरतने और लोगों में अनावश्यक डर फैलने से रोकने के लिए कहा है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों को तैयारियों का जायजा लेने के लिए सभी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों पर 10 और 11 अप्रैल को मॉक ड्रिल करने के लिए कहा गया है। वहीं देश में आज कोविड के आपको बताने की 6000 नए मामले दर्ज किए गए हैं, और ये पिछले 203 दिनों में कोविड के सबसे अधिक मामले हैं। बता दें कि 8 राज्यों में कोरोना के मामले सबसे अधिक दिख रहे हैं, जिनमें केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली के 10 से अधिक जिलों में संक्रमण दर 10% से ज्यादा हो गई है। भारत में कोविड-19 के मामले धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और रोजाना औसत मामलों की संख्या 7 अप्रैल 2010 को समाप्त हफ्ते में बढ़कर 4188 हो गई, जो 17 मार्च 2023 को 571 थी। उत्तराखंड के सीएम धामी का आज चमोली दौरा है और आज सुबह 10:15 पर वो चमोली के लिए रवाना होंगे। मैराथन 2023 के शुभारंभ कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। जोशीमठ आपदा राहत और बचाव कार्यों को भी वो समीक्षा करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड के सीएम धामी जो है वो आज पुष्कर सिंह धामी आज चमोली के दौरे पर रहेंगे। और अगर सीएम धामी के कार्यक्रम की हम बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह 10:15 पर देहरादून से
जोशीमठ चमोली के लिए रवाना होंगे, जिसके लिए सुबह 11 बजे सीएम धामी आर्मी हेलीपैड जोशीमठ पहुंचेंगे और फिर सुबह 11:20 पर नरसिंह नवदुर्गा मंदिर प्रांगण जोशीमठ पहुंचेंगे। उसके बाद सीएम ओली मैराथन 2023 के शुभारंभ कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। फिर दोपहर 12:20 पर मुख्यमंत्री GMVN विश्रामगिरी जोशीमठ पहुंचेंगे, जहां जोशीमठ आपदा राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे और स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। और फिर दोपहर 1:20 पर सीएम जोशीमठ से देहरादून के लिए रवाना हो जाएंगे और दोपहर 2:30 पर देहरादून पहुंचेंगे। कश्मीर के बाद रामबन जिले के सनासर में ट्यूलिप गार्डन, आपको बता दें कि 2.72 लाख ट्यूलिप की खुशबू से महकने लगा है। मौसम में सुधार होने के बाद फ्लोरिकल्चरल विभाग ने इसको खोलने की तैयारी शुरू कर दी है और वहीं आज जम्मू कश्मीर सरकार एक और ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन करने जा रही है। बता दें कि श्रीनगर में एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन के बाद ये दूसरा गार्डन होगा और इसे आज जनता के लिए पेश किया जाएगा। वहीं अब ट्यूलिप गार्डन में फूल पूरी तरह से खिलने लगे हैं और इस बार सनासर में हसीन वादियों के बीच ट्यूलिप गार्डन को देखने का आनंद कुछ खास होगा और पर्यटकों को पूरा कश्मीर पहुंचने का एहसास होगा। नया ट्यूलिप गार्डन 40 कनाल भूमि में फैला हुआ है और इस सीजन में 25 विभिन्न किस्मों के 2,75,000 ट्यूलिप होंगे। चले बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं इंडियन प्रीमियर लीग की। आपको बताने के लीग के 10वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से हरा दिया और लखनऊ के एकना स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी की और निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 121 रन बनाए। वहीं सनराइजर्स ने लखनऊ के सामने 122 रनों का टारगेट रखा था, जिसे उसने 24 गेंद बाकी रहते आराम से हासिल कर लिया। लखनऊ की जीत के हीरो कुणाल पांड्या ने कहा कि ये मैच बहुत अच्छा रहा और साथ ही साथ उन्होंने बल्ले से शानदार खेल भी दिखाया। आपको बता दें कि लखनऊ सुपर जॉयंट्स की 3 मुकाबलों में ये दूसरी जीत है और वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की ये लगातार दूसरी हार रही। इस जीत के चलते लखनऊ की टीम अंक तालिका में पहले नंबर पर आ गई। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम फिलहाल पॉइंट्स टेबल में आखिरी स्थान पर है। लखनऊ के अलीगंज सेक्टर H LDA फुटबॉल स्टेडियम में हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट की तरफ से 3 दिवसीय योग महोत्सव का आयोजन कराया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर संसदीय कार्य मंत्री और उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, लखनऊ उत्तर विधायक डॉक्टर नीरज बोरा मौजूद रहे और वहीं लखनऊ की जोनल कोऑर्डिनेटर शालिनी मेहरोत्रा ने दीप प्रज्वलित कर आयोजन की शुरुआत की, जहां लोगों को योग और ध्यान के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही योग महोत्सव के पहले दिन लखनऊ वासियों सहित अतिथिगण भी ध्यान करते नजर आए। साथ ही बता दें कि ब्राइटर माइंड की तरफ से बच्चों ने विशेष प्रस्तुति देकर लोगों को जागरूक किया। मुजफ्फरनगर नुमाइश मैदान में 2 दिवसीय कृषि और पशु प्रदर्शनी का समापन समारोह हुआ और वहीं मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और बीजेपी विधायक पंकज सिंह भी पहुंचे थे। सभा स्थल में किसानों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बड़ा बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि मैं इस जनपद का नाम भी नहीं ले सकता, क्यों ना इस जनपद का नाम बदल दिया जाए। देश के किसानों के बगैर देश की तरक्की मुमकिन नहीं है। वहीं गिरिराज सिंह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ सारी पार्टियां लड़ रही हैं, लेकिन जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने कहा कि हम पंजाब को अग्रणी राज्य बनाएंगे और हर क्षेत्र में विकास दर्ज हो रहा है। खजाना वही है लेकिन नियत साफ है। वहीं सीएम भगवंत मान ने कहा कि पंजाब की आर्थिकता पटरी पर आ गई है और अब ये तेजी से रफ्तार पकड़ेगी। उनकी सरकार के अथक और ईमानदार प्रयासों के फलस्वरूप राजस्व प्राप्ति में जोरदार इजाफा हुआ है और पंजाब वित्तीय घाटे से वित्तीय लाभ वाला राज्य बन गया है। बीते 1 वर्ष के दौरान जीएसटी, आबकारी, परिवहन और स्टाम्प ड्यूटी के रूप में राजस्व में शानदार बढ़ोतरी दर्ज हुई है।
हिमाचल प्रदेश के कीर्तनपुर से नैर चौक तक 4 लेन का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। इस भव्य 4 लेन का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 15 मई को करेंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैची मोड़ में 4 लेन कार्य का निरीक्षण किया और कहा कि 15 मई तक ये पूरा 4 लेन बनकर तैयार हो जाएगा। इसे जनता को समर्पित किया जाएगा। बताने की कुल्लू मनाली जाने वाले पर्यटक, मणिकरण जाने वाले श्रद्धालु और स्थानीय लोगों को इस 4 लेन के चलते जहां समय की बचत होगी, वहीं जाम से भी छुटकारा मिलेगा। राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कल जयपुर बम ब्लास्ट केस में पीड़ितों से मुलाकात की। सीपी जोशी बम ब्लास्ट में जान गंवाने वालों में राम प्रताप और राधे श्याम यादव के घर पहुंचे। उन्होंने चांदपोल बाजार स्थित निवास पर ब्लास्ट में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान जोशी ने परिजनों से कहा कि हम आपके साथ हैं। जब तक दोषियों को कड़ी सजा नहीं मिल जाती, तब तक बीजेपी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। इस दौरान सांसद रामचरण बोहरा, विधायक मोहनलाल गुप्ता भी साथ मौजूद रहे। वहीं सीपी जोशी ने कहा कि क्या कारण रहा कि भी वो आतंकवादी बरी हो गए। यूपी के हरदोई में आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गुंडों को पोषित करने वाली समाजवादी पार्टी आज लाइन ऑर्डर की बात कर रही है। वहीं अखिलेश यादव के द्वारा किए गए ट्वीट के जवाब में नितिन अग्रवाल ने कहा कि अखिलेश यादव को शायद आंकड़ों की जानकारी नहीं है और किसानों की बात समाजवादी पार्टी करती है, जो बड़ा हास्यास्पद विषय है, क्योंकि जिस समाजवादी पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा किसानों का शोषण हुआ है, शायद ही किसी सरकार में किसानों का हुआ हो। फिलहाल हेलो इंडिया में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।